A very good evening to everybody. Am I audible? Is the screen and my face visible? I hope it is. Great. So, welcome to this session conducted by me, Satyanarayan, and I've titled this session Mastering Time and Resources for Board and Entrance Examinations. कई सारे बच्चे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। इंडियन स्कूल सिस्टम में बोर्ड्स दो बार आते हैं। एक 10th का बोर्ड एग्जाम होता है which basically allows you to select the streams for standards 11th and 12th based on the scores that you get. So 10th के बाद normally students ये decide करते हैं कि हमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाना है या साइंस में जाना है, साइंस ए स्ट्रीम बी स्ट्रीम, या कॉमर्स में जाना है। और 11th 12th के अंदर मोर और लेस स्टूडेंट सेट होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर। एंड 11th 12th में जो स्ट्रीम आपने लिया होता है उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो आपके स्कूल टेन्योर का एंड मार्क करता है। राइट, यू आर मोर और लेस डन with your school education, and the board examinations are a very crucial point, 12th board examinations, because that determines basically what type of student you are for the next phase of academics. For a very long period of time in India, 12th बोर्ड्स के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन्स लेते थे। इनफैक्ट आज भी अगर देखें तो अ मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस 12th बोर्ड्स को कंसिडर करते हैं, मेरिट कंसिडर करते हैं बोर्ड्स का आपको कॉलेज में एडमिशन देने से पहले। लेकिन कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेस आने लगे हैं, एंड बाय प्रोफेशनल कोर्सेस आई मीन थिंग्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, पैरामेडिकल कोर्सेस, डिज़ाइन रिलेटेड कोर्सेज, आर्किटेक्चर, फिर लॉ रिलेटेड कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कई प्रेस्टिजियस कोर्सेज एंड प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए द बेसिस ऑफ सिलेक्शन स्टार्टेड टू बी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इंडिया में अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूं तो दो मेजर स्ट्रीम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत फेमस हुए हैं। एक इंजीनियरिंग रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जिसमें जेडब्ल्यू आईआईटीज जो कंडक्ट करते हैं, द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड वन ऑफ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। एंड मेडिसिन में अगर किसी को जाना था तो पहले इंडिविजुअल कॉलेजेस के एग्जाम्स होते थे। हमारे टाइम पे पीएमटी होता था, द प्री मेडिकल टेस्ट। एंड अभी कुछ सालों से नीट, एक सेंट्रल एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। सो द नीट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंट्रल एग्जामिनेशन इन इंडिया टू जॉइन मेडिकल एंड ऑल रिलेटेड कोर्सेस। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग किस्म के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। जैसे लॉ के लिए कई स्टूडेंट्स कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या क्लैट की तैयारी करते हैं। मैनेजमेंट रिलेटेड कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आईएम्स के 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के लिए आईपी मैट है, जिप मैट है। फिर इंडिविजुअल कॉलेजेस लाइक सिम्बायसिस, क्राइस्ट, ये सारे अपने अपने अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। नाउ एक कॉमन चीज जो ये है कि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, राइट। तो आप सपोजिंग एकेडमिक ईयर 2004 2000 2024 2025 में आप 12th के स्टूडेंट रहे हो, यानी कि 2024 में आपने 12th स्टार्ट किया एंड 2025 में फरवरी मार्च के टाइम में आके आप मार्च में यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो in 2025, a lot of entrance examinations will also be conducted before the month of May. और कई सारे एग्जाम्स तो उसके भी पहले हो जाते हैं। जैसे 2024 के एंड दिसंबर के महीने में कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, क्लैट। फिर जनवरी फरवरी मार्च में आगे बढ़े तो जेडब्ल्यू आएगा, नीट आएगी, सीयूईटी आएगी, आईपी मैट, एफईएटी, कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। अब क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अराउंड अबाउट द सेम पीरियड ऑफ टाइम में आता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स इस बात पे फियर लेते हैं
कि हम दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से क्रैक करना बिल्कुल ज़रूरी है। एंड कुछ फिगर्स की बात करें तो क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहाँ 60-70,000 ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स हैं, वहीं पे JEE नीट जैसे एग्जाम के लिए 12 से 25 लाख जितने ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स हैं। एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर प्रेटी लिमिटेड। मेडिकल में जहाँ 24-25 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, all in all not more than 1 lakh seats, private, government, self-financed, paid seats and so on and so सब कुछ मिला के the number of seats are very limited। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस का भी तो अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई सारी जगहों पे एडमिशन के लिए आपको बोर्ड में एक मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। जैसे कि JEE जैसे एग्जाम्स तो कहते हैं कि आप JEE मेंस क्वालिफाई कर गए तो JEE एडवांस देने के लिए आपको बोर्ड्स में मिनिमम इतने मार्क्स लाना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पे 60%, 50%, 80%, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो बोर्ड का भी रहता है। बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो कई सारे स्टूडेंट्स आके मुझे सालों साल पूछते रहे हैं वो ये है कि सर, दोनों एग्जाम्स ऑलमोस्ट एक साथ हैं और हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड है, तो हम दोनों एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें? क्या हम बोर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती? क्या हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे फोकस रखें तो बोर्ड एग्जाम्स में कम मार्क्स लाने का डर रहता है? How do I balance my limited amount of resources, which also includes my very precious time, and yet give my best performance in both these areas? तो इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए आई डिसाइडेड कि चलो, फेब्रुवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर 12 स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो टाइटल दे दिया मास्टरिंग टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। What I'm going to do in this particular session is I'm going to divide my talk into two parts. In the first part, as a teacher, आदत से मजबूर मैं ज्ञान बांटूंगा. So I will try to compare and contrast and identify the differences between the boards and the entrance examinations. I'll give you some basic commonsensical strategies to balance both effectively and some practical tips for time and resource management. But most importantly, in the second part, I'm going to throw the session open, जहाँ पे आपके बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशली प्रेपरेशन रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे जूम चैट पे अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, एंड आई ट्राई टू आंसर एज मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस एज पॉसिबल। राइट, सो यू विल हैव टू बेयर विथ मी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, जहाँ पे मैं अपने तरफ से जितना हो सके क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज देने की कोशिश करूंगा। एंड देन वंस आई एम डन विथ माई पार्ट, आई विल थ्रो ओपन द हाउस एंड आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। Agar I am not able to answer the questions on the live session due to lack of time or something, you can also reach out to me on social media, right? आप मुझे instant message DMs कर सकते हैं, and I'll try to answer all your questions to the best of my ability. So without further ado, let us start with this session. First and most important thing is understanding the challenge in front of us. दो चैलेंजेस हैं, एक है ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन और एक है हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इनके कुछ फीचर्स हैं जिसमें दोनों वेरी करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि दोनों एग्जाम्स का फोकस क्या है। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जहां पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका एप्लीकेशन स्किल ऑफ कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किया जाता है। सो एक थियोरेटिकल नॉलेज होना बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसी थियोरी को प्रैक्टिकल चीजों में अप्लाई करना स्पीड के साथ, एक्यूरी के साथ, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी चीज को नजर रखते हुए दोनों के एग्जाम
फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में बहुत बड़ा फर्क है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस लॉन्ग फॉर्म थियरी हैवी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन फिर 3 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग 5 मार्कर ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जहाँ पे डिटेल में आपको जवाब देना पड़ता है। On the other hand, most of the entrance examinations are multiple choice questions format. प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका मेन फोकस रहता है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया है, 4 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, एंड इन द स्मॉलेस्ट टाइम पॉसिबल, इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल आपको सही आंसर देना है। सिलेबस की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड सिलेबस हमेशा से रहा है। चाहे किसी भी बोर्ड की बात करो, आपको पता है कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से डेफिनेट चैप्टर्स हैं, आपको ये पता है उन चैप्टर्स के अंदर क्या एग्जैक्ट कंटेंट है, आपको पता है एग्जैक्टली कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको ये भी पता है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। जनरल एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो वो कह देंगे कि वी विल बी टेस्टिंग यू ऑन लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स विच इज इंग्लिश, we will be testing you on numerical or quantitative aptitude which is maths, we will be testing your logic, we'll be testing your general knowledge। but general knowledge के अंदर किस स्पेसिफिक एरिया में से क्वेश्चंस आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इंग्लिश के अंदर किस स्पेसिफिक एरिया में से आएगा, कौन से प्रोस में से हमको पैसेजेस दिए जाएंगे, कुछ पता नहीं। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैव ऑलमोस्ट अ वेरी फजी सिलेबस, अ वेरी अनडिफाइंड सॉर्ट ऑफ सिलेबस, जहां पे आपके सामने किसी भी सोर्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आगे बढ़ें तो जो मार्किंग सिस्टम है वो स्टेप वाइज मार्किंग रहता है बोर्ड्स के अंदर, कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैथ्स का ही कोई क्वेश्चन ले लो, 5 मार्क का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और आपने स्टेप वाइज पूरा सॉल्व किया, एंड में आंसर चाहे आपका रॉन्ग ही क्यों ना आए, एक्सक्यूज मी, लेकिन अगर आपने स्टेप्स सही फॉलो किए हैं, अगर आपने फॉर्मूले का सही एप्लीकेशन किया है, तो आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाते हैं। जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर मोस्टली इट इज करेक्ट है तो मार्क्स, और रॉन्ग है तो नेगेटिव मार्क्स। एंड ये नेगेटिव मार्किंग जो होता है, दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो कोई भी आंसर लिख दो, लगा तो तीर वरना तुक्का। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर अगर गलत जवाब दे दिया तो उसकी वजह से आपको पेनल्टी लगेगी। अब द एम ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज सिंपली टू मार्क योर एंड ऑफ स्कूलिंग। दैट मीन्स बोर्ड के पास ऐसा कोई सेट नंबर नहीं कि वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास आउट करे। सो चाहे लाखों स्टूडेंट्स क्यों एग्जाम ना दें, बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, राइट। सो उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है, लेट्स से 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। So any student getting 35 or more marks out of 100 in the board examination will be considered as pass, because बोर्ड को फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने 2 लाख स्टूडेंट्स को पास किया या 20 लाख। जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एन एंट्री प्रोसेस, वहां पे लोअर लिमिट नहीं, वहां पे उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अगर 100 सीट्स हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लेट द 101st कैंडिडेट इन, बिकॉज दे आर बाउंड बाय द नंबर ऑफ सीट्स। सो देन इट इज नॉट कि जिसने भी 35% से ज्यादा स्कोर कर लिया उसको एडमिशन मिल जाएगा, नो। यू हैव टू बी अमंग द टॉप n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू गेट एडमिशन इन टू द n सीट्स। और आपको ये नहीं पता कि टॉप n कैंडिडेट्स में आने के लिए आपको कितना स्कोर करना है। तो उस बात की भी एक स्ट्रेस रहती है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू क्रैक इट। सो बोर्ड एग्जामिनेशन पहले होने वाला है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन आर बिफोर मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके बोर्ड्स पहले आएंगे और उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। So let's assume okay, your boards are in about 3 to 4 weeks, and your goal right now is maintaining or maximizing the scores in your boards, while at the same time keeping yourself prepared and ready for the entrance exam.
ऐसा तो नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दोगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि कोई सब्जेक्ट के साथ अगर वो रेगुलर टच में ना रहें तो वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं, एंड देन दे आर इन अ क्वांड्री, देन दे आर इन अ वरीसम सिचुएशन कि यार जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो वो टच ना छूटे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर ही रहना है। तो फर्स्ट एडवाइस आई वुड नॉर्मली गिव इज प्रायोरिटाइजेशन। एंड मैं जो नंबर्स अभी दे रहा हूं ये एक एवरेज सॉर्ट ऑफ नंबर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन नंबर्स को खुद के लिए ट्वीक करते हो, किस तरह से ये नंबर्स आप खुद के लिए कस्टमाइज करते हो। Let's assume that you decide कि okay 75 to 80% of my time I need to prepare for the board examinations. That means I will still be able to spend 20 to 25% of my time on the basics of entrance examinations. So once you have mentally prepared, okay, I'm going to spend, let us say 80% of my time will be for boards, focus is on boards, 20% of my study time I'm going to give for entrance examination. So ये आपका प्राइम गोल तैयार हो गया है, गोल रेडी है, तो चलो आगे जाके स्टडी प्लान तैयार करें। तो एक डिटेल्ड टाइम टेबल अपने लिए बनाओ, राइट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। तो मॉर्निंग के 2-3 घंटे फ्रेश आप, आफ्टर गुड नाइट स्लीप या वोकन अप, आपका दिमाग फ्रेश है, तो एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाइए कि 2 से 3 घंटे आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन रिवाइजिंग द बोर्ड सब्जेक्ट्स। बट ऐसा एक जेनरिक चीज नहीं लिखना। टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ डायरी, उसमें लिखिए कि ओके आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 to 6:30 आई स्पेंड इन, तैयार होने में, नहाने में, धोने में आई स्पेंड। सो 6:30 आई एम फुल्ली रेडी टू सिट डाउन एंड स्टार्ट स्टडी। सो 6:30 to 7:30 आई एम गोइंग टू, लेट अस से, स्टडी मैथ्स फॉर दी बोर्ड्स। फिर 7:30 को आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ, लेट अस से, 10 minutes या 15 minutes या 20 minutes फॉर ब्रेकफास्ट। तो 7:30 से 7:45 तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर 7:45 to 8:45 1 घंटा आई एम गोइंग टू स्टडी अनदर बोर्ड सब्जेक्ट। लेट अस अज्यूम दैट एज अ साइंस स्टूडेंट यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो अभी आप बोलते हो 1 घंटा फिजिक्स, इन विच आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, राइट। सो 7:45 to 8:45 1 घंटा, फिर 8:45 to 9 15 मिनट का एक ब्रेक शेड्यूल कर लिया। फिर 10 to 10:45 और 10 to 11 इज माई थर्ड इंटरवल, जहां पे लेट अस से आई एम गोइंग टू रिवाइज माई केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एक जनरल प्लान ऑफ एक्शन आपका बन गया है। उसके अंदर ऑन अ डेली बेसिस आप ये सेट कीजिए कि मैथ्स का मेरा टाइमिंग लेट अस से 6:30 to 7:15। सो इन दैट टुडे आई एम गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 1, tomorrow chapter number 2, day after tomorrow chapter number 3, and so on and so forth। उसके बाद फिजिक्स, तो आज पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, कल सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, फिर थर्ड स्लॉट केमिस्ट्री, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल फिजिकल केमिस्ट्री का थियरी। सो डेली बेसिस पे कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो उसका भी आप एक डिटेल्ड आउटलाइन बना दीजिए। सो यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर मॉर्निंग शेड्यूल। Then afternoon you decide, okay, 1.5 hour, 2 hours, I'm going to focus on my entrance test preparation. So assuming that you are preparing for an entrance test like let us say CUET or IP matter, right? तो अगर उस सेक्शन के अंदर जीके आता है तो आप डिसाइड कीजिए कि ओके इन द आफ्टरनून आई विल बी डूइंग हाफ एन आवर ऑफ जीके डेली एंड 45 minutes ऑफ वन ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे। सो जीके के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना है। So let us say that you decide, okay, 12:30 to 1:30 is my lunch time. Of 1:30 to 2, I will spend reading the newspaper. Then 2 to 2:15, I'll take a break. Then 2:15 to 3:15, I'm going to spend practicing the concepts of analytical reasoning, or I'm going to do reading comprehension exercises. राइट। सो 1.5-2 घंटे का आपने आपका आफ्टरनून जनरल शेड्यूल भी बना लिया एंड डेली स्पेसिफिक टॉपिक्स वाइज एक शेड्यूल भी बना लिया। सो नाउ यू हैव गिवन सम टाइम फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। देन आफ्टर अ ब्रेक इन द इवनिंग अगेन 3 से 4 घंटे का आप बोर्ड पे फोकस करके स्टडी करने वाले हो, वेर अगेन यू कैन डिसाइड, ओके, इन दिस आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 hour ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन आप मॉक टेस्ट कई सारे दोगे, राइट। तो आपने शेड्यूल कर लिया कि ओके आज मैं एक केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करूंगे या कल एक फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे।
राइट। सो ये पेपर्स अटेम्प्ट करने का जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है फॉर बोर्ड्स, ये आप इवनिंग टाइम में रख सकते हैं। सो दिस इज अ जेनेरिक शेड्यूल विच यू शुड प्रिपेयर कि कौन सा टाइमिंग आप डेली स्पेंड करने वाले हो, एंड उसके अंदर डेली बेसिस पे आपको ये प्लान करना है कि आज कौन से टॉपिक्स मुझे फिनिश करने हैं। You are the person who knows exactly how much time you have got from today till the date of the exam. And you are the person who knows exactly subject wise how many chapters, how many topics you have to complete. So you should be able to allocate enough time every day so that you are able to comfortably complete all your studies, all your revision. So this is basically what your study plan should be. I have found it very effective if I write everything down in my diary date wise in the morning, first thing in the morning, and night before I end my day, I will simply check all the activities which I had scheduled for myself and which I have successfully completed. दिन के एंड में अगर मैं देखता हूं कि मैंने अपने जितने असाइंड टास्क्स थे वो अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, गुड। अगर मैंने नहीं किया तो एक आई टेक 10 minutes टू एनालाइज कि व्हाई वाज आई नॉट एबल टू कंप्लीट टुडेस कोटा। डिड आई ओवर पैक माई शेड्यूल? मुझे लगा था ये चैप्टर हो जाएगा लेकिन जरूरत ज्यादा टाइम की है, या was I wasting some time which I could have saved and spent in completing my schedule? So ये एक self analysis at the end of the day also becomes very important so that you don't repeat the mistakes and you realistically have your focus and schedule in front of you, right? And then night ko, of course, a little bit of repeat of entrance examination questions and light revision, something like this can be done. Now, some of the key strategies which you definitely must keep in mind is when you're preparing for your board examinations, and if you have been assisted by your school teachers or your classes teachers, your tuition teachers, they would definitely be giving you pointers on how to answer these questions, right? They would be definitely giving you the ideal structure in which to write down the points. फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे अगर कोई भी क्वेश्चन लेट अस से बायोलॉजी में से आता था कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो हमारे प्रोफेसर हमको कहते थे कि पहले तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप एक ब्यूटीफुल सा क्लियर कट डायग्राम बनाओ, सारे पार्ट्स को अच्छे से लेबल करो, और उसके बाद आप एक एक पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज जो लेबलिंग किया है वो एक एक पार्ट को स्ट्रक्चर में लिखो एंड उसका डिटेल लिखो एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. सो ही यूज्ड टू गिव अस एन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू राइट द आंसर. तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स, आपके स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स है, इन सब में से आंसर किस तरह से आपको लिखना है, इस चीज पे आप मास्टरी गेन कीजिए. जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी. तो आप ट्राई कीजिए कि आप शेड्यूल अपने मॉक्स को इस तरह से करें कि रियल एग्जाम कंडीशंस आपके सिमुलेट हों. लाइक क्लैट का एग्जामिनेशन जो लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नॉर्मली 2 to 4 इन द आफ्टरनून कंडक्ट होता है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि जितना हो सके आप अपने मॉक एग्जाम्स 2 to 4 इन द आफ्टरनून ही दीजिए, सो योर बॉडी इज ऑल्सो यूज टू दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे फॉर गिविंग द एग्जाम. सो अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सुबह के टाइम पे हैं तो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जो जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठो तो वो बोर्ड का टाइम हो. अगर आफ्टरनून का आपका बोर्ड का टाइम है तो आपके मॉक टेस्ट भी आपको उसी स्पेसिफिक टाइम में देने हैं, with absolutely no distractions, with absolutely no disturbances, right? Try to simulate as much of the board environment as you can so that you are both mentally and physically conditioned for the actual D-Day. क्विक रिवीजन के लिए आपके पास तो मटेरियल है, लेकिन उससे भी आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाइए, फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले कंसाइसली एक छोटे फ्लैश कार्ड में रखिए जो आपके पॉकेट में रहने चाहिए. इवन व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली सिटिंग एंड स्टडिंग फ्रॉम अ बुक, आप ऐसे ही कहीं पे जा रहे हैं, फ्लैश कार्ड को निकाल के यू कैन क्विकली रिवाइज 1 or 2 फॉर्मूलास, राइट? सो ये छोटे छोटे ब्रेक्स के अंदर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम फॉर क्विक रिविजन ऑफ थिंग्स. एंड जब भी आप मटेरियल को पढ़ रहे हैं, देन डोंट जस्ट सिट एंड let the words run through in front of your eyes. Make sure that you are actively taking in the information. अगर कोई फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो
तो सिर्फ रट्टा मत मारो। ओके, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय सम फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्यों है, इस फॉर्मूले के अंदर हर वेरिएबल का मीनिंग क्या है, राइट? ये सारी चीजें आप एनालाइज कीजिए एंड खुद को टेस्ट करते रहिए कि इसके इसमें कोई कंडीशंस हैं, इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं। So don't just read, but actively try to remember all additional details associated with that particular concept. And science and maths जैसे subjects के लिए it is absolutely essential that you keep practicing your formulae, you keep practicing your diagrams. Remember, even for a theoretical answer, if the examiner sees a very beautiful diagram which is very neatly labeled, the answer is written in a very well structured format, चेका चेकी नहीं है, cross outs नहीं है, easily bulleted है, easily underlined है, the easier it becomes for the examiner to check your answer paper, the better marks they will be predisposed to give you. उसका मेहनत आप कम करोगे तो that person will be more than happy to actually give you better marks. So practice all this. I see many students just reading things. They don't practice actually writing down on paper. और एग्जाम के दिन 3 घंटे जब बैठ के लिखना पड़ता है, they find it difficult. So actually write down these things and practice, practice, practice time and again. Make your presentation the ultimate presentation. Now, बोर्ड एग्जाम्स तक तो आप बोर्ड पे 80% फोकस करके कर रहे हो। अब जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, आ गया एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन का मौका। सो इसके बाद दिन में 8-10 घंटे पर डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास टाइम है, राइट? सो जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, चलो एक दिन दे दिया आपको, रिलैक्स आप कर लीजिए, माइंड को क्लियर कर लीजिए, फ्रेश कर लीजिए। लेकिन उसके बाद द फर्स्ट वीक ऑफ प्योर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशंस start working on building your speed and accuracy in multiple choice questions. Give enough number of practice exercises, section wise tests, topic wise tests, full length tests, so that you know how quickly you are able to read a question, analyze and solve the question, choose the correct answer, and mark the answer on the OMR sheet. You should have it down to a T कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Then, in the next couple of weeks, you have to again start practicing your full length entrance mock tests, जिसकी फ्रीक्वेंसी हर 1-2 दिन की हो सकती है। अब मॉक टेस्ट्स पे आते हैं। मैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट की बात कर चुका हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट करना है। लेकिन क्या सिर्फ मॉक टेस्ट दे देना इनफ है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं यही गलती देखता हूं कई सारे स्टूडेंट्स को करते हुए कि वो 1000 जगहों से मॉक टेस्ट सोर्स करेंगे। अपने कोचिंग क्लासेस का मटेरियल ले लिया, किसी ने फ्री में प्रोवाइड किया है वो डाउनलोड कर लिया, पास्ट ईयर के सारे पेपर्स उन्होंने डाउनलोड कर लिए, 4 जगह से सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी परचेज कर लिए, उनके पास 100-200 टेस्ट्स पड़े हैं और दिन में 2 टेस्ट दे रहे हैं, दिन में 3 टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअल एग्जामिनेशन में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। द प्रॉब्लम हियर इज आप मॉक टेस्ट दे तो रहे हो, लेकिन क्या आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम के मॉक्स हो या एंट्रेंस एग्जाम्स के मॉक हो, हर पेपर के बाद जब आप इवेलुएट करते हो, इवेल्युएशन करने के बाद ये चेक करें कि आपने एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म किया था। उस टेस्ट में आप कितने सही आंसर्स लेके आए, कितने आंसर्स आपने गलत किए, कितने आंसर्स आपको छोड़ने पड़े। अगर आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है तो क्या उसे वेल विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व कर पाए? क्या कोई शॉर्टकट मिस आउट कर दिया? क्या इसमें कम टाइम यूज किया जा सकता था? अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? क्या आपके क्वेश्चन समझने में गलती हुई, कोई सिली मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन करने में, या सही सॉल्व करके भी ओएमआर पे आपने गलत मार्क कर दिया? अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ा? क्योंकि समझ में नहीं आया, सॉल्व नहीं कर पाए, या टाइम नहीं बचा? हर एक क्वेश्चन को इन सारे पैरामीटर्स पे एनालाइज करोगे तो आप अपने प्रिपरेशन को बेटर स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। सो रिमेंबर, रादर देन गिविंग 50 marks with zero analysis, even 20 marks given with proper analysis will actually serve you much better. So second third week almost till the end of your entrance test preparation, you can give mocks on alternate days and use the other alternate days to analyze each mock in detail.
One thing which is very, very important for entrance test are past year papers, right? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, ये सारी चीजों का आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है. सो फाइनल वीक के अंदर पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करने में और रिवीजन में आपको स्पेंड करना है टाइम ना. आपके पास कई सारे रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग योर टाइम. इन सबको मैनेज कीजिए. स्टडी मटेरियल आपके पास है. आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, टीचर के नोट्स हैं, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वीडियो रिसोर्स मटेरियल्स हो सकते हैं. मेक श्योर दैट यू आर fully prepared with all this material right at the beginning of your preparation time. Right? Entrance के लिए of course course materials, past year papers, mock tests and so on. और सारे चीजों को कंसोलिडेट करके सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ की कॉन्सेप्ट का एक सिंगल नोटबुक या फ्लैश कार्ड अपने पास रखिए जो आप कांस्टेंट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं ना. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिन में सबके पास 24 घंटे ही हैं, बट इस 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, ये डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सीड करते हो. So there is something very interesting called the Pomodoro method. Pomodoro is an Italian word for tomato, right? History तो इसकी काफी इंटरेस्टिंग है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं. बट पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम टू स्टडी, एक साथ 3 घंटे, you should rather spend some time, large time in studying, but then take a short break. So break your study time also with intervals. For me, normally 25 to 30 minutes of study, 5 minute break, then 25 to 30 minutes of study, 5 minute break is my ideal pattern. You might decide I can do up to 50 minutes full focus studies, then I need a 10-minute break, 50 minutes, 10 minutes. So you decide honestly how much time you can study without getting bored at all. जरा भी बोरियत लगे तो stop, take a few minutes break, and with a fresh memory restart it. Right? 80-20 rule is applicable everywhere. 80 percentage of weightage is from 20 percentage of the syllabus. 80 percentage of your scores is from 20 percentage of what you have studied well, right? So focus on to identify from past year papers, identify with the help of your teachers and mentors which are the most important topics, and make sure you focus a lot of your time in preparing these topics. And क्या कहूँ साहब, डिजिटल डिटॉक्स बिकम्स अ मस्ट. नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, प्लीज मेक श्योर यू पुट देम असाइड. Now, I don't say it is completely possible to switch off and throw away these devices. नहीं, entertainment has become such an integral part of life कि जरूरी है. But at least consciously make an attempt to not have any of the devices unnecessarily with you when you are studying. You can tell yourself, मॉर्निंग के 4 घंटे मैंने अगर कंप्लीट किए, उसके बाद आई विल गिव माई सेल्फ 15 मिनट्स और मे बी वन स्मॉल एपिसोड ऑफ सम फेवरेट वेब सीरीज. बट उसके बाद दोपहर के 2-3 घंटे, उसके बाद 10 मिनट्स ऑन इंस्टाग्राम, और फिर रात के 1-2 घंटे, एंड देन मे बी वन एपिसोड ऑफ अ सीरियल. राइट? एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट, but don't make it eat away too much of your precious study time. Please keep away your mobile phones, switch them off if possible. And minimum 6 to 7 hours of sleep is absolutely essential. In fact, I've seen students make the mistake of not sleeping the day before, the night before the exam. राइट? और मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, देख भाई, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तूने नींद पूरी नहीं की तो पेपर में जाके अगर नींद आ गई तो दिमाग फुल फ्लेजेड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, एंड लास्ट मोमेंट पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. अगर साल भर अच्छे से मेहनत की है तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और साल भर अगर मेहनत नहीं की है तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के फायदा नहीं है. तो एनीवे, स्टडिंग एट द लास्ट मोमेंट इज यूजलेस इन ईदर केस. सो मेक श्योर इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, you get enough sleep, because a tired mind cannot absorb facts. Right? Make, if possible, give yourself 10 minutes to even exercise, because a fit body is always going to support a fit mind. So just a small walk around your building, or just maybe a light walk in the morning, or even calisthenics or simple yoga is okay. And most importantly, please
keep hydrating yourself, right? Consume enough amount of water, eat nutritious food, keep good health. Your sleep and health can also often affect your pattern of studies. A good mind and a good body go hand in hand. Now, it is very important to keep yourself completely motivated. So नेगेटिव बातों में मत आओ। कोई कहेगा तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो आज दिन में 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। या कोई टॉपर आपको कहेगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता यार, मैं तो फुल फ्लेजेड सारे बिंज वॉच करता हूँ, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी रील्स आते रहेंगे कि आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं ट्वेल्थ में फेल हुआ था, लेकिन ट्वेल्थ के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस इज नॉट मोहताज ऑफ फिगर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ज्ञान करने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कहेंगे, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एनी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सबकी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। with a schedule, with a well prepared schedule, you should be able to peacefully complete your complete revision in time. Always clear your mind before you start reading. If you have any distractions going on कि मुझे ये भी करना है वो बाकी है, तो वो डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ना चालू करोगे तो कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला है। सो अवॉइड ऑल सच डिस्ट्रैक्शंस एंड देन इम्प्लीमेंट रिवॉर्ड सिस्टम। लाइक आई सेड कि अगर मैंने 4 घंटे कंप्लीट कर दिए अच्छे से, तो आई विल गेट टू वॉच 15 minutes ऑफ माई फेवरेट वीडियो और 10 minutes on Instagram. So if once you reward yourself for doing good work, you will be motivated to do more, right? And even if you're not scoring well enough in the initial mocks, please don't get demotivated by that. Instead, learn from whatever mistakes you have done, identify where you went wrong, identify what you could have done better, and don't repeat the same mistake in the next test. New mistakes absolutely welcome, but old mistakes should never be repeated. Always have a growth mindset. So before I throw open the house for questions from your end, a quick repeat of what I just said, right? Please prepare a very detailed general timetable of how much time you have left till the date of your boards and your entrance. Then on a daily basis, prepare hourly schedule of what you're going to do with very specific details on what topic you're going to complete. At the end of the day, please always review, did you honestly complete whatever you had set for yourself in the morning? If no, why not? Did you overtask yourself or did you cheat on time? Please attempt everything in under actual exam conditions. Please do attempt a lot of mocks, but not more than what you can analyze. Learn from each analysis and improve at every step, right? This is most of the general gyan that I had to give. Now I would like to throw open the house for questions. If you have any questions regarding your entrance test and board preparations, then you can type out your question in the chat box and I'll try to answer as many questions as I can. Where can we procure mocks for entrance tests? Okay. First of all, it depends on which entrance. So the question here is where can we procure mocks for entrance tests? See, depends on which entrance examinations you are giving. For example, some institutions like CLAT, they have their own past year papers available for a fee when you're paying, when you're doing the application process. For some examinations like IPMAT, they have one or two sample papers on the official website. You simply Google for the past year papers, those are often freely available. But if you're looking for more papers, then one, if you have joined any coaching institute, those institutes will generally give you mock papers. Otherwise, you will get mock paper books available in the form of mocks. You can go to websites like Amazon and you simply type out the name of the exam and put mock paper, and you can have them for sale. Or even other the coaching class which you're not attending, even they often sell something called test series.
right? So in case you want to get test mocks for them, you can get from that sources also. But what I said, keep in mind, don't go about and get 100 mocks and then start attempting. First, if you have one set of mocks with you, start attempting and analyzing, then get the second set, start attempting, analyzing, and so on and so forth. But a lot of them are actually available left, right, and center. For all mocks together, past year papers, you can simply purchase them from Amazon, or you can have a lot of paid test series available across the country. Okay, somebody has asked this question. Sir, I'm very afraid of the outcomes of board. What will happen if I don't score well in the boards? वेल बोर्ड एग्जाम के लिए डरना तो बहुत जायज सी बात है. यू आर नॉट समवन हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट? द बेस्ट यू कैन डू इज गिव इट योर बेस्ट अटेम्प्ट and then leave it to the unknown. But don't start with the mindset that I'm not going to do well. Don't start with the fear of what if. And here's a simple exercise which you can actually do to understand the worst case scenario. This is an exercise I've often done one on one with many of my students as well. कोई आके पूछता है कि सर बोर्ड एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा. मैं बोलता हूँ सिंपल है, आप ही सोचो. लेट्स अज्यूम कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो बोलेगा सर ऐसा कैसा. मैं बोला दैट इज नॉट द आंसर. आई वॉन्ट अ रियल सिनेरियो कि अज्यूम करो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स आपने लिख दिए हैं, उसका रिजल्ट आया है और आपको पता चला है आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो क्या करोगे? नॉर्मली वो बोलेंगे तो सर बोर्ड एग्जाम के मेरिट बेस पे एडमिशन लेना पड़ेगा. मैं बोला बोर्ड एग्जाम्स में भी आपने कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया है, आप बीमार पड़ गए थे, पेपर आपका बिगड़ के आपके बोर्ड एग्जाम्स बिगड़ गए. नहीं सर फिर क्या होगा? मैं बोले घबरा मत, आंसर दो. बोले तो सर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. मैं बोले तो क्या हुआ? बोले सर. बोले नहीं, जवाब दो. बोले सर किसी सेकेंड रेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा. मैं बोला आपको सेकेंड रेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बोलेंगे तो सर कि खत्म है सब कुछ. हम बोले नहीं, खत्म तो नहीं है. 2 दिन तक शायद घर वाले नाराज होंगे, दुखी होंगे, आस पड़ोस वाले आके पूछेंगे क्या हुआ. बट तीसरे दिन के बाद घर वाले खुद ही बोलेंगे ना कि चलो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ काम शुरू करवा देंगे, राइट? मेरा बापू तो मुझे हमेशा कहता था कि अगर तूने कुछ नहीं किया तो तुझे पनवारी के गल्ले पे बिठा दूंगा, वहां पे बैठ के मेहनत कर लेना या पानी पकौड़ी का गल्ला खोल देना, 2 वक्त की रोटी कमा लेना. तो मेरा बैकअप प्लान तो ऑलरेडी तैयार ही था. पनवारी की दुकान पे काम कर लेता या पानीपुरी वाले के ठेले पे काम कर लेता. और इतने बुरे हालात तो हैं नहीं, राइट? सो द वर्स्ट के सिनेरियो इज ऑल्सो नॉट एज वर्स एज वी थिंक इट इज. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी पानीपुरी के गल्ले पे या पनवारी के वहां काम करना भी कोई बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट ऐसी जगहों से भी लोगों ने मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस खड़े किए हैं. सो cracking the board exam, cracking an entrance examination will give you good opportunities, but they are not the only way to get opportunities. So life is not 100% dependent on the outcome of these exams. So give it your best shot. If you succeed, excellent. But if you don't, that is not the end of life. And once that fear of failure is removed from your mind, believe me, you will be in a much better state of mind to perform well in whatever exams you give. Okay. Any other question waiting? Is it advisable to take a drop year for एग्जाम्स? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हो अभी और अभी आपने बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम्स दिए भी नहीं हैं, तो ड्रॉप ईयर नाम की चीज़ के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए. बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट इट्स ओके टू टेक अ ड्रॉप ईयर,
यू विल ऑलवेज बी इन द कंफर्ट जोन कि यार एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ड्रॉप ईयर तो लेने ही वाला था, एंड देन यू विल नेवर ट्राई फॉर द बेस्ट. And the concept of a drop year is not a great one because statistics say that not many students who have taken a drop year have actually managed to make good use of it. Right? So drop year का कॉन्सेप्ट तो जहन से निकाल दो. इसके बारे में तो तब सोचना है जब एंट्रेंस एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स हम खत्म हो गए, सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं. उसके पहले तो ड्रॉप ईयर के बारे में सोचना भी नहीं है. अगर जरूरत पड़ी तो तब बात करेंगे, बट नाउ नो, ड्रॉप ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. Question is, how many hours every day should I spend? Like you mentioned, a figure of 10 to 12 hours for entrance. See, मैं कहता हूं अगर आपको ये पता लगाना है कि आप कितने घंटे स्पेंड करोगे, तो उसके पहले तो मैं पूछूंगा कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी हाउ मच टाइम वुड यू लाइक टू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम. यू आर नॉट गोइंग टू रेशन योर सेल्फ कि नहीं मैं दिन में 2 घंटे इंस्टाग्राम पे स्पेंड करूंगा. राइट? जितना टाइम मिलेगा उतना आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करने को तैयार हो. So entrance या board preparations are like that. From the 24 hours that you have, take away all essential hours required for activities like sleeping, eating, getting yourself ready, grooming yourself, and other things. इवन एंटरटेनमेंट के 1-2 घंटे भी आप उसमें शेड्यूल कर लो. उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उतना टाइम सारा आप एंट्रेंस एंड बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा सकते हो. सो वाई लिमिट योर सेल्फ टू अ नंबर? फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स में से लेट अस से आई नीड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप. सो 24 - 8 मेरे पास 16 घंटे बचे. उसमें से 2 घंटे मुझे खाने पीने के लिए चाहिए, तो 16 में से 2 घंटे 14 घंटे बचे. उसमें से मुझे 2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, तो 14 - 2 12 आवर्स. 12 आवर्स में से 2 घंटे और सारी चीजों के लिए यूज हो जाता है, तो 10 आवर्स. तो जो पूरे 10 आवर्स हैं उसको ऑनेस्टली मैं एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगाऊंगा. सो बैक कैलकुलेशन से मैं कहूंगा जितना भी टाइम अवेलेबल है एंड पॉसिबल है, आई विल स्पेंड. बिकॉज ज्ञान की बात लगेगी, बट जो घर पे भी घर वाले बड़े कहते हैं वो सही बात है कि बेटा, ट्वेल्थ में एंड बोर्ड एग्जाम्स में एक बार अच्छे से परफॉर्म कर लो तो लाइफ सेट है. लाइफ सेट का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कभी भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. मेहनत तो पूरी लाइफ में है, लेकिन अभी अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और अच्छे कॉलेज में चले गए, तो एक अच्छे करियर के तरफ आपका पहला कदम हो चुका है. एंड बिलीव मी, गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, गेटिंग इनटू अ गुड कोर्स, ग्रेजुएटिंग विद अ गुड डिग्री इज डेफिनेटली मोर फ्रूटफुल देन एनीथिंग एल्स. So don't limit yourself to how many hours I should be spending. Rather be looking out of 24 hours, how much time do I have available to give for this? And give all that. You will definitely be seeing a lot of your classmates who are not preparing for any entrance exam, who will be having a lot of fun time in their summer vacations post 12th. 12th खत्म हो गया, स्कूलिंग खत्म हो गया, तो चलो दिल चाहता है टाइप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप हॉलीडेज करते हैं, क्योंकि उनको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है. दे आर नॉट टू वरीड अबाउट देयर फ्यूचर. एंड दैट पीरियड between the end of boards and your entrance examination will be the period where you will face a lot of frustration. You will see a lot of your friends doing nothing and enjoying their vacations, और आपको लगेगा हम किस जहन्नुम में फंस गए, अभी अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं और फिर भी हम दिन में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस काम का. बट बिलीव मी, once you get admission to a good college, 10 years down the line, when you compare yourself with the friends who just managed to scrape through boards and who just managed to get admission into a local second rate college, your lifestyle, your career trajectory and theirs will be markedly different. So शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन्स, या वाइस वर्सा, चॉइस आपके हाथ में है. हर बूढ़ा इंसान, हर माँ बाप, हर बड़ा रिलेटिव, हर टीचर ये ज्ञान करेगा. एज ए स्टूडेंट इवन आई यूज टू गेट दिस फ्रॉम पेरेंट्स, और मुझे भी लगता था कि किसी के पास कोई काम धंधा है नहीं, यही बोलते रहते हैं. बट ऑनेस्टली बिलीव मी, इन द लॉन्ग रन इट इज ट्रू. शॉर्ट टर्म लॉसेस, लॉन्ग टर्म गेन्स. Okay. So, majority of the questions, limited number of them I've been able to answer. If you have no more questions for right now or have any question in the future, you can absolutely
send me a DM on any of my social media handles, IQ Satya, IQUESATHY Satya. You can search on YouTube or Instagram. You can get in touch with me. In the meantime, I'll just take a couple of questions which I just got, and then I will bring this session to an end. Can you give a short planner for a day? I've got 26 days left for exam of 12th commerce. Okay. Short planner for a day, like I even mentioned before. I'll tell you exactly how I plan my day, right? उसके हिसाब से you can take a cue. So I normally get up at 5 in the morning and I go to sleep around 10 at night, right? So 5 o'clock I wake up, 5 to 5:30 I will say, okay, brush करके ready होने में आधा घंटा. So 5:30 to 6:15, 45 minutes I will spend in reading the newspaper, right? So it is fixed 5:30 to 6:15 normally newspaper में मेरा टाइम जाएगा. Then 6:15 to 6:30 15 मिनट का short break. 6:30 to 7:30 1 hour I'll spend, let us say, on reading my on practicing my English reading comprehension. तो 6:30 to 7:30 reading comprehension किया. 7:30 to 7:45 break. 7:45 to 8:45 1 hour, let us say, I will practice my mathematics. Then 15-minute break. Then 9 to 10 I will spend, let us say, in reasoning. Then 10 to 10:30 थोड़ा half an hour का लंबा break. Then 10:30 to 11:15 something. फिर 11:15 to about 1:30. So 11:15 to 1:30 पूरा lunch, this and that. फिर 1:15 to then I'll give a mock test paper, let us say 1:30 to 3:30. सो 1:30 to 3:30 नो ब्रेक इन बिटवीन. 2 घंटे का टेस्ट मेरा होगा तो 2 घंटे का पूरा मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगा ऑल्टरनेट डेज पे. बाकी ऑल्टरनेट डेज पे वही 2 घंटा मैं प्रीवियस डे के मॉक का एनालिसिस करूंगा. उसके बाद क्योंकि 2 घंटा एक साथ मैंने बैठ के मॉक दिया है तो हाफ एन आवर ब्रेक. देन आई विल शेड्यूल, लेट अस से, हाफ एन आवर फॉर सम और 45 मिनट्स फॉर अ सब्जेक्ट. सो नॉर्मली आई विल स्प्लिट इट एज 45 मिनट्स 10-minute break, या 50 minute 10 minute, या 45 minutes 15-minute break, and split the entire thing. And I'm not going to do this orally or in my mind. I actually have a diary in which time wise I have written these things, and after every completion of activity I keep putting a check mark. And night ko around 9:45 I take a stock of what exactly I am doing टुडे. आज मैंने कितना काम सेट किया था और उसमें से कितना कंप्लीट किया है. एंड ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के मैं कहूंगा कि आज मैंने प्रोडक्टिवली टाइम स्पेंड किया है या नहीं किया है. सो 12th कॉमर्स के लिए आपके पास 26 डेज लेफ्ट हैं. आपको एग्जैक्टली पता है आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं. आपको एग्जैक्टली पता है किस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं. आपको ये भी पता है कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं. आपको ये पता है कौन सा चैप्टर छोटा है, कौन सा चैप्टर बहुत लंबा है. आपको ये पता है किस टाइप के चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल टाइप प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन सा थियोरेटिकल है. सो इन सारी चीजों को रखते हुए आई विल मिक्स एंड मैच, ताकि एक साथ किसी भी एक चीज की खिचड़ी में अपने दिमाग में ना पकाऊं. अगर अकाउंटिंग के बैलेंस शीट्स का प्रैक्टिस का 1 घंटा मैंने सेट किया है तो उसके अगले स्लॉट में मैं इकोनॉमिक्स की सिर्फ थियरी पढ़ूं. सो इफ आई डू ऑल कैलकुलेशन बेस्ड थिंग्स इन वन डे आई विल गेट टू बोर्ड and I get stressed out. So rather do one tough subject, then do an easy subject of some other variety, right? Balance yourself and chapter wise आपको distribute करना है so that at least 4 to 5 days before the exam you are completely done with all the subjects and all the chapters. फिर last 4 or 5 days में you can simply revise what is necessary. So writing everything down on an hourly basis including your breaks, और ब्रेक में भी क्या करने वाले हो वो भी अगर लिख पाओ कि ये 15 मिनट इंस्टाग्राम के लिए, ये आधा घंटा एक वेब सीरीज के लिए, 40 मिनट्स एक वेब सीरीज के लिए, वो भी अगर आप शेड्यूल करके कर पाओ, बिलीव मी, इट साउंड्स बोरिंग, इट साउंड्स स्टूपिड, बट इट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. इट विल, द फर्स्ट 2 or 3 days इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप विद द शेड्यूल, बट बिलीव मी पहले 3-4 दिन शिद्दत से अगर आपने फॉलो कर लिया फिर आदत पड़ जाएगी उसकी. एंड वंस यू आर एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक. आई होप दैट हेल्प्स, रुद्र. Okay. So if there are no more questions, I'm bringing this session to an end. Remember, trust yourself, trust the people who have been helping you, trust the resources that you already have. Don't blindly follow friends or trends. Have confidence in your ability.
give it your best, and I'm sure success will follow you. So here's Satya signing off. You can contact me on DMs at IQ Satya, IQUE SATHYA. I'm available on Instagram. I'm available on YouTube, Instagram, DMs you can send me. Right? Sure. Wish you all the best. Have a good day.